गरुड़ध्वज। हेलियोदोर वैष्णव यवनों के एक संभ्रांत कुल का बालक था। उसका पिता तक्षशिला के यवन राजा अंतलिखित के पिता का सेनापति था। उसकी माता शाकल के विख्यात श्रेष्ठी की कन्या थी। मागधी ने अपने नर्म स्वभाव से धीरे धीरे अपने पति के परुष भावों को तरल बना दिया था। सेनापति की उद्दंड प्रकृति क्रमशः द्रवित हो गई थी। हेलियोदोर मां का अनुगामी था, शील स्वभाव में, भक्ति विश्वास में। उसके बालपन में ही जब मां विष्णु की अर्चना में गीत गाती, वह तन्मय होकर सुनता। वासुदेव कृष्ण का सच्चिदानंद रूप उसके भावों में ओतप्रोत हो गया था। योग की चर्चा सुन वह समाधिस्थ हो जाता। भक्तों के कीर्तन से उसके नेत्रों से वारी धारा बह चलती। धीरे धीरे हेलियोदोर बड़ा हुआ। महाभारत की कथा उसे बड़ी प्रिय लगती। अर्जुन का विक्रम और कृष्ण का कर्म कौशल उसे चकित करते, कर्तव्य की ओर प्रेरित करते। बालपन में उसके माता पिता उसे जटिलों और श्रवणों से छिपाते रहे। उन्हें भय था कहीं वह भी संन्यस्त न हो जाए। परंतु हेलियोदोर के विचार वासुदेव कृष्ण के उपदेशों के अनुरूप ढल रहे थे। वह विश्व बंधुत्व का पाठ पढ़ रहा था। शूनी और शवपच, ब्राह्मण, गो और गज में एक आत्मा देखने का संन्यास उसे अक्रमण्यता सा प्रतीत हुआ। उसके आचरण व्यवहार अन्य प्रकार के थे। शक्ति और मति के प्रभाव से वह अंतलिखित का विश्वास पात्र बना। उसके मंत्रियों में हेलियोदोर की भी गणना होने लगी। राजकार्य से जब छुट्टी मिलती, वह वासुदेव भजन में लीन हो जाता। उसकी ख्याति देश विदेश में हो चली। वैष्णवों का उसके द्वार पर तांता सा लग चला। सबके लिए उसका द्वार खुला था। उसके हृदय की भांति मानवता का वह मित्र था। महत्वाकांक्षा की विजय के लिए उसके पास साधुवाद न था, परंतु अपनी स्वतंत्रता का वह महान रक्षक था। अन्य देशों के लोग भी अपनी सीमाएं निर्धारित करने के निमित्त हेलियोदोर को निमंत्रित करते। पाटलिपुत्र के सिंहासन पर अब सुज्येष्ठ विराजमान था। अग्निमित्र के बाद मगध का सम्राट उसका भाई हुआ और उसका युवराज वसुमित्र विदिशा का स्वामी, मगध के दक्षिणी प्रांतों का गोप्ता। तक्षशिला के यवन राज्य और मगध साम्राज्य की सीमाओं में कुछ विवाद खड़ा हो गया था। यवनों ने मथुरा की ओर शुंग सीमा पर कुछ मगध नागरिकों को अपमानित किया था। मगध सम्राट तक्षशिला के क्षुद्र राज्य के निवासियों का यह द्रप्त आचरण देख चिढ़ गया। उसने अंतलिखित को कहला भेजा, धनुर्धर वसुमित्र के बाणों के व्रण यदि सिंधु तीर के यवनों को विस्मृत हो चुके हों, तो युवराज फिर भेजा जाए। शक्ति की टक्कर यदि तक्षशिला के यवन लेना चाहते हैं, तो समीप के ही आयुधजीवी योद्धियों और मालवों से क्यों नहीं लेते? मगध से क्यों अलझते हैं? मगध साम्राज्यतर शक्तियों से युद्ध नहीं ठानता। यवन राज के साहसी सेनापति युद्ध की संभावना से प्रसन्न हो उछल पड़े। अंतलिखित ने मगध सम्राट के संदेश को द्रप्त कहा, परंतु यवनों के क्रोध की उठती आंधी को हेलियोदोर ने शांत कर दिया। उसने उन्हें समझाया कि जब पश्चिमोत्तर के विप्लवों की बाढ़ आ रही है, शंकों की आंधी उठ रही है, उस समय शक्ति की सीमा मगधों से उलझना मूर्खता है। हेलियोदोर ने मगध राज से संधि कर लेने का प्रस्ताव किया। उसके शब्दों में विश्वास होता और उस विश्वास से शक्ति का प्रादुर्भाव होता। उसके प्रतिद्वंदी भी उसकी दूरदर्शिता के कायल थे और कम से कम जब वह राज्यसभा में बोलने लगता, उसके शब्द वह चमत्कार उत्पन्न करते जिसके समक्ष विपक्षियों का खड़ा रहना कठिन हो जाता। जब उसने संधि की चर्चा चलाई, लोगों ने उनकी सार्थकता समझी। स्वयं अंतलिखित ने उनकी नीति की सराहना की और उसने मगध के सम्राट के समीप हेलियोदोर को ही दूत बनाकर भेजना निश्चित किया। हेलियोदोर ने पाटलिपुत्र न जाकर विदिशा जाना ही उचित समझा। सुज्येष्ठ की दृढ़ प्रकृति से उसे विशेष आशा न थी, परंतु वसुमित्र के सुठु स्वभाव से वह परिचित था।
एक युग पूर्व उस विकट धनुर्धर की शक्ति उसने जानी थी। विदिशा की राजसभा में वसुमित्र सिंहासन पर बैठा मंत्रियों के साथ सातवाहनों की नीति की आलोचना कर रहा था। मंत्री परिषद और उसके विचारों में एकता हो गई थी। इसी कारण अब राजा और मंत्रिमंडल एकत्र होकर रंध्र प्रहार की सुविधा पर विचार कर रहे थे। जब उसने यवनराज के दूत के आने की बात सुनी तो झट उपस्थित करने का आदेश दिया। हिलियोदोर के प्रवेश करते ही मंत्रियों ने अवकाश ग्रहण किया और शीलाचार के उपरांत जब यवन दूत उच्चासन पर बैठा तब वसुमित्र ने उसके आगमन की बात पूछी। उसने कहा, परम वैष्णव हिलियोदोर, आपके पत्र से कुछ आतुरता प्रतीत हुई थी। इसी से मंत्री ने आपसे विश्राम के अर्थ कुछ न कहा होगा। अब आप बताएं कि हमारी बातें अभी होंगी अथवा विश्रामांतर। दूत बोला, देव, विदिवेश्वर का वैदेशिक विभाग अतिथि की सुविधाओं के प्रति विशेष सतर्क है। देव की अभिलाषा मुझे कई दिन पूर्व विदिशा की सीमा में प्रवेश करते ही ज्ञात हो गई थी। फिर भी मुझसे विश्राम करने का आग्रह किया गया, परंतु जैसा मैंने अपने पत्र में लिखा था, कार्य इस प्रकार है कि उसमें विलंब होना अत्यंत अहितकर होगा। भागवत हिलियोदोर, यदि तक्षशिला से निरंतर यात्रा करते यवनदूत को विश्राम करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती, तो क्या विश्राम रहित लोकतंत्र की अधिकार रज्जु धारण करने वाले कुमार को उसकी विशेष आवश्यकता है। शुंग साम्राज्य के प्रांत शासक अपने कर्तव्य पालन में जागरूक रहते हैं हिलियोदोर। विदिवेश्वर ने कुछ मुस्कुराते हुए कहा, शुंग साम्राज्य के प्रांत शासक यदि अपने कर्तव्य पालन में विशेष जागरूक न होते देव, तो इस भजन प्रेमी हिलियोदोर को इतनी लंबी यात्रा करने की आवश्यकता न होती। इस शासन सतर्कता के फलस्वरूप ही मेरा यहाँ आगमन हुआ है देव। हिलियोदोर बोला। फिर कहो यवन सचिव, क्या है तुम्हारा दौत्य? प्रखर बुद्धि वसुमित्र ने हिलियोदोर के व्यक्तित्व से ही उसके दौत्य का आशय आंक लिया था। देव, मैं आया हूं यवनराज की ओर से संधि का प्रस्ताव लेकर। हिलियोदोर ने कुछ गंभीर होकर कहा। तब तो यवन दूत का पाटलिपुत्र जाना अधिक युक्ति युक्त होता। निस्संदेह देव, परंतु सागर की उठती लहरों को सामने न ललकार कर पाशर्व में लेना अधिक श्रेयस्कर होता है। इसी अर्थ इस संधि का विषय व्यक्तिगत बना मैं स्वयं आया और पाटलिपुत्र से दूर इस ओर। वासुदेव आपको आपके दौत्यों में सफल करे यवन सचिव। वसुमित्र हिलियोदोर की ओर देखने लगा। हिलियोदोर बोला, देव, मगध साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा पर कुछ मगध नागरिकों के प्रति अन्याय हुआ है। हिलियोदोर कुछ रुका। कहते चलो दूत। मगध सम्राट के उस अपमान का प्रतिस्मरण यवनराज के संख्या उत्पन्न न करेगा। वसुमित्र को उसका रुकना खला। हिलियोदोर ने फिर कहना प्रारंभ किया, वह अन्याय मानवता के प्रति हुआ है। इस अर्थ यवनराज लज्जित है। मानवता के प्रति होने वाले अन्यायों की परिगणना मगध के वैदेशिक विभाग में नहीं होती। मानवता के प्रति विश्व में अनेक संख्यातीत अन्याय होते हैं। उनसे मगध साम्राज्य का कोई सरोकार नहीं। अभी अभी बहील के राज परिवार में मानवता के प्रति घोर अन्याय हुआ है, तुम जानते हो, परंतु उससे मगध साम्राज्य का कोई हानि लाभ नहीं। परंतु जब उसके लोकतंत्र में अधिकारों की क्षति होती है, वह सतर्क हो अपनी शक्तियों को सजग कर देता है। प्रस्तुत अन्याय मगध नागरिकता के प्रति है और उसे मगध साम्राज्य अपना भारी अपमान समझता है, क्योंकि यह घटना सम्राट के प्रजारंजक धर्म में विघ्न प्रतीत होती है।
वसुमित्र कुछ और गंभीर हो उठा। हेलियोडोर कुछ और नत हो मधुर स्वर में बोला, देव का वक्तव्य यथार्थ है। यवनराज ने उसी के प्रतिकारार्थ मुझे विदिवेश्वर की सीमा में भेजा है, परंतु क्या यह अन्याय इस प्रकार की प्रथम घटना है हेलियोडोर? वसुमित्र दूत की नम्रता से स्वयं कुछ विनम्र हो गया। नहीं देव, इस प्रकार की यह प्रथम घटना नहीं है, और इसी कारण यवनराज विशेष लज्जित हैं। सो माना, परंतु इसके प्रतिकार स्वरूप उनकी योजना क्या है? वासुमित्र ने पूछा। वह ये कि इस अन्याय के प्रतिकार में उसके अनुरूप ही यवनराज आर्थिक क्षति उठाने को तत्पर हैं, और उनका अनुरोध है कि इस प्रकार की जितनी घटनाएं निकट पूर्व में हुई हो, उन सबकी क्षति वे स्वर्ण में पूर्ण करने को प्रस्तुत हैं। ठीक है यवनदूत, ठीक, परंतु यवनों और भारतीयों की क्षतिपूर्ति के साधनों में विशेष अंतर है। पाश्चात्य जिस अपमान की क्षति को अर्थ की संख्या में आंकते हैं, पौरसत्य उसको रक्त और मज्जा से मापते हैं। इस संतोलन में तो बड़ा वैषम्य है हेलियोडोर। अच्छा होता यदि यवन अपना मापदंड अपनी विपणियों तक ही परिमित रखते। वसुमित्र ने कुछ मुस्कुराते हुए यवनों के समाचार पर गहरा आघात किया। हेलियोडोर ने वह आघात सहते हुए कहा, राजन, देश देश की विशिष्ट परिस्थितियां हैं, और उनके अनुरूप उनकी योजनाएं भी, परंतु उनसे क्या प्रयोजन? मैं संधि का प्रस्ताव लेकर आया हूं। उसकी सार्थकता पर विचार अधिक न्यायसंगत होता। देखो हेलियोडोर, न्याय की शिक्षा मगध साम्राज्य के युवराज को यवनदूत से नहीं लेनी है, और रही संधि के प्रस्ताव की बात, तो उसकी सार्थकता का विचार नहीं होगा, क्योंकि इस प्रकार का विचार तक्षशिला राज्य और मगध साम्राज्य को समान भूमि पर ला उतारेगा। कुछ सरोष वसुमित्र ने आपत्ति की। देव, दूत का उत्तर यदि उच्छृंखलता न समझा जाए, तो मैं भी एक बात कहूं। हेलियोडोर की भ्रुकुटी भी वृक हो गई थी। बोलो हेलियोडोर, मेरे सामने बोलने में तुम्हें कुछ भय न होना चाहिए। वसुमित्र कुछ विनम्र हो बोला। हेलियोडोर ने कुछ विनम्र होकर कहा, देव, भय की बात दूसरी है। ग्रीक भय नहीं जानता। बाकी रही विचार की बात, तो क्या तक्षशिला स्वतंत्र नहीं है? वह साम्राज्य का विजित तो नहीं है, इसीलिए मेरी समझ से उसका साम्राज्य से समानता का व्यवहार अनुचित नहीं कहलाएगा। वसुमित्र इस युक्ति से कुछ सहमा, परंतु यवनों के एक छोटे से राज्य का यह तर्क वितर्क सहन नहीं कर सकता था। उसने कहा, यवन दूत, तुम्हारा सौभाग्य है कि यह वक्तव्य सम्राट के कानों से दूर है, नहीं तो बहुत संभव था कि इसी समय मगध वाहिनी तक्षशिला को भी विजित में मिला लेने को चल पड़ती। हेलियोडोर कुछ कुढ़ गया। कहा, देव, सम्राट के कानों से दूर रहने के अर्थ ही कुमार के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। रही तक्षशिला को विजित बनाने की बात, तो उसके संबंध में तो मेरा इतना कहना भी पर्याप्त होगा कि मगध साम्राज्य के हाथ भी भली प्रकार बंधे हुए हैं, विशेषकर इसी दक्षिणी सीमा पर ही, क्योंकि यवनराज को यह भली प्रकार विदित है कि विदर्भ को जीतकर उसे विजित दव्यराज घोषित कर दिया गया है। परंतु जब तक मौर्य सचिव जीवित हैं, मगध साम्राज्य दक्षिण की ओर कान लगा स्वानिंद्रा से ही सोएगा। फिर उधर आंध्र सातवाहनों का समर कोलाहल उत्तर में भी पर्याप्त सुन पड़ता है। ऐसे समय में उत्तर की सीमा पर शांति रखना साम्राज्य को हानिकारक नहीं सिद्ध होगा। देव, भयंकर सत्य कह रहा था हेलियोडोर। वसुमित्र ने उसके एक एक शब्द का अर्थ समझा, एक एक व्यंग की चोट पहचानी। उसने भी धीरे धीरे कहा, और हेलियोडोर, जिस समय तुम मगध साम्राज्य के दक्षिणी छोर पर आंध्र सातवाहनों की बात कहते हो, तुम स्वयं उत्तर में शंकों की उठती आंधी को क्यों भूल जाते हो?
दरिद्र को अपना धन जाने का भय कम रहता है देव। श्रीमान ही विपत्ति में अपनी सत्ता के विनाश का रोना रोते हैं। यदि तक्षशिला उस आंधी में बह गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसका तुरंत या देर में उसकी चोट से विनष्ट हो जाना अनिवार्य है। उसे अपनी तो इतनी कुछ परवाह नहीं, परंतु वह आंधी यदि तक्षशिला का आधार बंध तोड़कर इधर आई तो भला मगध की क्या गति होगी। तक्षशिला मगध साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा का प्राचीर है। देव, उसे प्राचीर ही बना रहने दें। एक एक शब्द की शक्ति आंकता हुआ सा हिलियोदोर धीरे धीरे बोला। वसुमित्र ने यवनदूत की मर्म भरी बातें सुनी और उसकी अर्थ भरी नीति को उसने पहचाना। दूसरा यदि कोई उसके पद पर होता तो साम्राज्य की मर्यादा के नाम पर आग उगलता और वह आग साम्राज्य को ही जलाकर भस्म कर डालती। परंतु मगध के अद्भुत दूरदर्शी नीतिज्ञ ने हिलियोदोर की एक एक बात में सत्यता पाई और वह झट उसकी नीति को स्वीकार करने को तत्पर हो गया। उसने हंसते हुए कहा, अच्छा वैष्णव, हमें इन झगड़ों से क्या काम? तुम भक्त हो, मुझे तुम्हारी बात मानने में कोई आपत्ति नहीं, और यदि जैसा तुम कहते हो यवन राज्य का प्रस्ताव स्वीकार कर लेने से तक्षशिला और मगध साम्राज्य दोनों का लाभ है, तो मैं इसी क्षण स्वीकार करता हूँ, और मेरा विश्वास है कि सम्राट भी इसे स्वीकार करने में आपत्ति न करेंगे। हिलियोदोर ने विनीत हो मस्तक झुका लिया। उसने वसुमित्र की नीति सत्वरता और कार्य चपलता देखी और वह उस पर मुग्ध हो गया। उसने धीरे धीरे कहा, देव, फिर आशा करता हूं पाटलिपुत्र मेरे जाने की आवश्यकता नहीं होगी। नहीं, कुछ भी नहीं, मैं स्वयं कल सम्राट की सेवा में विशेष दूत भेजूंगा। वसुमित्र ने सत्वर कहा। कुछ रुककर वसुमित्र ने फिर कहा, हिलियोदोर, मैं समझता हूं यवन राज का ये संधि प्रस्ताव महत्व का है और बड़ा सुंदर हो यदि तुम्हारी दौत्य योग्यता से संपन्न इस कार्य का स्मारक स्वरूप एक कीर्ति स्तंभ खड़ा किया जाए। विलक्षण यवन ने इस अद्भुत प्रस्ताव का अर्थ आंक लिया। उसने वसुमित्र की नीतिमत्ता मन ही मन सराही। क्यों नहीं उस कीर्ति स्तंभ पर लिखा जाए कि तक्षशिला ने मगध साम्राज्य से अनुनय की। एक हल्की मुस्कान उसके मुख पर छलक गई। उसने प्रकट कहा, अवश्य राजन, अवश्य, परंतु एक भिक्षा है देव। कहो हिलियोदोर, क्या है तुम्हारी इच्छा? कि उस कीर्ति स्तंभ का वास्तु विधान मेरी इच्छा अनुसार हो। अब की वसुमित्र हंसा। दोनों ने एक दूसरे की नीति प्रखरता देखी और भीतर ही भीतर एक ने दूसरे को सराहा। वसुमित्र हार गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे स्वीकार है यवन, यह भी स्वीकार है। वसुमित्र ने उदारता की सीमा रख दी। यवन जीत कर भी हारा। वसुमित्र के समीप बढ़कर उसने उसके उत्तरीय का छोर घुटने टेक कर चूम लिया। वह विदिशा का स्तंभ न मगध साम्राज्य के ऐश्वर्य का स्मारक हुआ, न यवन राज का कीर्ति स्तंभ, वरम परम भागवत हिलियोदोर द्वारा प्रतिस्थापित वासुदेव विष्णु का गरुड़ ध्वज हुआ।